हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। क्या भारत बड़ी मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी होने वाली है? सवाल ये मन में इसलिए उठता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई अपील भी हम लोगों के सामने आई है। इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज भी मंदी के फेर में पड़ सकती हैं। अब ऐसे में शेयर मार्केट का क्या होगा, ये समझने के लिए पॉडकास्ट में आज मैंने इनवाइट किया है इन्वेस्टर भी आप कह सकते हैं, ट्रेडर आप कह सकते हैं, और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कुणाल सरावगी सर को। पार्ट 1 की आज बारी है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगी, जिसमें सर की क्या स्ट्रैटेजी है वो हमने समझा है। लेकिन फिलहाल आज आप एंजॉय कीजिए इसी पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू सो मच। ये लाइन ठीक है कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है? देखिए, कुछ हद तक तो बिगड़ा हुआ है और अभी नहीं बिगड़ा है। मुझे लगता है कि डेढ़ साल हो गया। अब 2024 में हाई लगा था निफ्टी में और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाज़ार ठीक है, एक रेंज में रहा, बहुत वॉलेटाइल भी रहा, लेकिन जो सेंटिमेंट था जो 25 में था या जो 24 में था, वो सेंटिमेंट अब बाज़ार में नहीं है। तो डेफिनेटली पहले की तुलना में देखें तो बाज़ार में उस तरह का पैसा नहीं बना है 1.5-2 साल से। और अभी ये जो वॉलेटिलिटी है, डेफिनेटली देखिए, ये थोड़ी सी लोगों को परेशान तो कर ही रही है और हम देख रहे हैं कि संकट हमें लग रहा था कि टल गया है, अब वापस से वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मोदी जी ने कहा है, उसके बाद क्या ये अनुमान लगाया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये केवल भारत की समस्या है, ये एक ग्लोबल इशू है और हम सब इसकी वजह जानते हैं। हम जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में लंबी लड़ाई चल रही है और उससे एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में चल रहा है। उसके लिए भारत दोषी नहीं है और ना ही हमारा इसमें कोई दखल है, लेकिन इसकी गाज जरूर हम पर पड़ रही है। और आप देखिए, एक चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि बाकी देशों में हमने बहुत बड़ा एक ऑलरेडी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन देखी है। वहाँ पर क्रूड की कीमतें, ऑयल की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। हमारे यहाँ क्या है, अभी तक हमने वो पास ऑन जनता को नहीं किया है। तो एक तरह का बफर, एक तरह का अब्जॉर्प्शन गवर्नमेंट ने किया है उस शॉक का। तो उसको अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हमने संकट को बहुत अच्छे से नेविगेट किया है। और अगर हमारी निफ्टी को भी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अभी भी 23,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है, 26,000 का हाई है। तो हाई से बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं हैं, डिस्पाइट कि इतना कुछ विश्व में भर में हो रहा है। तो हालांकि देखिए, डेफिनेटली कुछ सुनते हैं नेगेटिव तो बुरा लगता है, या आपको लगता है बाजार गिर रहा है, कुछ चिंता भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर भारत ने बहुत अच्छे से नेविगेट किया है और आगे भी करेंगे। तो ये जो चेतावनी प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुझे लगता है कि दिस इज कॉल्ड फॉर। और देखिए, जब इतना बड़ा वैश्विक संकट है तो सभी को कुछ ना कुछ सहयोग तो करना ही चाहिए उसमें। तो वो हम करेंगे, तो मुझे लगता है कोई खास परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि गोल्ड में निवेश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। हमने गोल्ड ईटीएफ भी देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग निवेश भी कर रहे हैं, और जनवरी 2026 का ही आंकड़ा ये बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में जितना निवेश नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो लोगों ने ईटीएफ में निवेश किया। अब यही सोने की बढ़ती लोकप्रियता क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोना हम लोग हमेशा से खरीदते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोना कोई अभी हम लोग जमकर खरीदने लगे हैं। इनफैक्ट अब इन बढ़ी हुई कीमतों पर तो शायद लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं खरीदने में। सोना हम लोग, मुझे जब से याद है, हमारे परिवारों में सोना खरीदा जाता है। आप देखो, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई विवाह हो, किसी तरह का आयोजन हो, हम गोल्ड जरूर खरीदते हैं। छोटे से छोटा भी परिवार हो तो उसमें कुछ क्वांटिटी में गोल्ड का कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये जो गोल्ड है, दिस इज इंडियाज गोल्ड फिक्सेशन इज एजेस ओल्ड, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और रहा सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल के लिए आप वॉलंटरीली मॉनिटोरियम रखिए, मत खरीदिए, जिससे कि आयात नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है बहुत जायज़ बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर इसका जी पड़ जी, रहा पड़ था। रहा है। और देखिए, इंपोर्ट बिल भारत का काफ़ी बड़ा है। हम सब जानते हैं कि हमें क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है और 10% टोटल इंपोर्ट बिल का गोल्ड की वजह से, जो कि अवॉइडेबल है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है गोल्ड इंपोर्ट करने की, ऑलरेडी हमारे पास इतना गोल्ड है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम और इंपोर्ट करें। तो ये केवल हैबिट है या एक प्रेफरेंस है, तो इसको मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस पर कुछ काम करना ही चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अभी हाल ही में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट का अनुमान जताया, और जी। न सिर्फ बड़ी गिरावट का अनुमान जताया, वो कहते कहते ये भी कह गए कि 26-27 में ये जो मार्केट क्रैश होगा वो बहुत बड़ा क्रैश रहने वाला है, और ग्रेट डिप्रेशन से इसकी तुलना भी उनकी तरफ से कर दी गई है। आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, कम से कम भारत में बैठे हुए तो ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए, अब ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च की होगी, उनके पीछे भी कोई आधार होगा इस बात का। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जब बाजार गिरने लगता है तो इस तरह के स्वर सुनने को मिलते हैं।
जब 2 दिन बाजार तेज हो जाता है तो ये कहीं ये बातें छुप जाती हैं, और वापस से जब तेज हो जाता है तो सब लोग बोलने लगते हैं कि यार इतना अच्छा लेवल था, खरीदना चाहिए था, निफ्टी तो 35,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, और जब गिरता है तब हम कहते हैं कि 10,000 हो जाएगी। तो ये देखिए, दिस इज मोर सेंटिमेंटल एंड दिस इज नॉट एक्शनेबल। इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप इसके बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हालांकि वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही प्रिसाइसली आप चार्ट्स देखें, मार्केट्स को इवेल्युएट करें, और ये बात समझें कि भाई हमारी इकॉनमी में कोई बदलाव नहीं आया, इतना बड़ा शॉक है, उसके बावजूद भी आप देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी अच्छा कर रही है, मार्केट्स भी कुल मिलाकर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसा हतोत्साहित होने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से जो नए इन्वेस्टर हैं, खासकर मुझे लगता है, मैं यंगस्टर के लिए बात आपसे समझना चाहती हूँ, जो अभी ही मार्केट में आए थे और मार्केट में आने के बाद बीते, क्योंकि 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न तो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन जो नए निवेशक मार्केट में प्रवेश किए हैं उन्हें आप क्या समझाएंगे? उनमें से बहुत, मैं ये मान के चल रही हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है सर, पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि उनमें से बहुतों को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो गलती हो गई, अरे ये तो खाली सपना दिखाया जाता है कि मार्केट से पैसा बनता है। तो वो जो यंगस्टर है उनको आपकी क्या सलाह है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार में पैसा बनता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर समय नहीं बनता है। तो अगर आपका ये इरादा था या ये विचार आपके मन में कहीं से आ गया कि बाजार तो देखिए एक पैसे की गंगा है जिसमें केवल आपको डुबकी लगानी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बाजार में पैसा जो है वो समय पर आता है, आपको अपना इरादा दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप सही ढंग से निवेश करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट्स में अब तक पैसा बनता आया है। जैसा आपने कहा 2 दशक से ज़्यादा मुझे हो गए हैं, तो मुझे इतने समय में दिखा कि बाज़ार में पैसा बनता है, लेकिन हर साल नहीं बनता है। तो कुछ डाउन ईयर्स होते हैं, और जो पिछले 1.5-2 साल हैं वो वैसा ही डाउन ईयर का पीरियड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि पॉकेट्स ऐसी रही हैं जिसमें पैसा बना है। तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपने 2 साल में भी ठीक ठाक किया है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप जनरल मार्केट की बात करें तो शायद पैसा नहीं बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बनेगा, तो आगे पैसा बनेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप यंग हैं तो जल्दी किस बात की है, आपके पास तो समय है। समस्या उनके लिए है जो ओल्ड हैं और जो अब निवेश कर रहे हैं। जो यंग हैं उनको तो विशेष रूप से पेशेंस रखना चाहिए। अब आप देखिए, वॉरेन बफेट जो है ये कहते रहे 80 के एज में भी, 90 के एज में भी, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, और हमारे यहाँ देखिए 15, 20, 22 साल के जो युवक हैं वो कहते हैं कि जल्दी जो शेयर बढ़ेगा उसका बताइए, लंबे समय के लिए हमें होल्ड नहीं करना है। तो अभी आपके पास टाइम इज ऑन योर साइड, सो यू शुड डेफिनेटली होल्ड एंड यू शुड बी पेशेंट। आपके पास भी ऐसे यंगस्टर आते हैं जो ये कहते हैं जल्दी पैसा बने, वो शेयर बताइए। तुरंत पैसा कमाना है, कुछ को तो उसी दिन कमाना है। हाँ। और वो चाहते हैं कि कल उसी तक दिन भी कमाने वाले हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा व्यापार है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसी समय पैसा लगाना है, उसी समय कमाना है। हाँ। ठीक है, तो देखिए हर बाजार में देखिए क्या है, जिस तरह भगवान तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में पैसा कमाने के भी बहुत रास्ते हैं। तो कोई कमी नहीं है, आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके खतरों को समझना चाहिए, फिर आप पैसा लगाएं तो सफल हो। आपके लिए वो कौन सा साल रहा है जो नहीं कमाने वाला रहा है? बहुत साल रहे हैं, मतलब देखिए ऐसा नहीं होता, कई साल तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बाजार बढ़ गया हो और उस साल आपने नहीं कमाया हो। देखिए अभी तो बाजार बढ़ा नहीं तो, और हमने नहीं कमाया तो किसी तरह की समस्या नहीं है, मार्केट जैसा है वैसा ही। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बाजार तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आपने उस साल नहीं कमाया, तो बड़ी उसकी आपको चिंता होती है, दुख होता है। तो ये एक्सपीरियंस है। देखिए मार्केट आपको हर तरह के स्वाद चखाता है, एंड इट टेस्ट्स यू वेल बिफोर इट रिवॉर्ड्स यू। तो वन शुड बी पेशेंट, और इनफैक्ट जिसको हम कहते हैं बिगिनर्स लक, शुरू में पैसा बन जाता है लेकिन बाद में आपको बाजार की हकीकत, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो एफर्ट लगता है वो समझ आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 2026 क्या वो साल है जिसमें पैसा बन पाए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, मैं आपको बताऊं कि ये हम 5वां महीना चल रहा है और 5 महीने से तो लगभग सबने ना के बराबर कमाया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अब जो बचा हुआ 7 साढ़े 7 महीना है, तो 2026 है पैसा बनाने वाला साल? देखिए मैंने एक वीडियो जारी किया था कुछ समय पहले और मैंने कहा था कि मेरा विश्वास ये है कि 2026 में बाजार नया हाई बनाएगा अगर 22,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ता है। तो मैं आज भी उस पर ही अडिग हूँ। मुझे लगता है कि अगर 22,000 नहीं जाता है तो दिस कैलेंडर ईयर यू शुड सी अ न्यू हाई। तो बाजार में पैसा बनेगा और बनता ही रहेगा, लेकिन उसके लिए अगर देखिए मान लीजिए इस कैलेंडर ईयर में नहीं भी बना और अगले साल 3 महीने में बन गया, तो मुझे लगता है उतना प्रिसिशन से टाइमिंग के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।
पेशेंस रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो पैसा आप कैपिटलाइज कर पाते हैं, क्या वो आपके अकाउंट तक आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, मार्केट्स में कमाने का भी कई रास्ता है, आपका फेवरेट कौन सा है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना टेम्परामेंट होता है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करके कमाते हैं, कुछ ऑप्शन बाइंग करके कमाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट जैसे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करके कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते हैं। जो रास्ता मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव काम करता है, दैट इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो आई वुड कॉल माई सेल्फ ए मोमेंटम इन्वेस्टर। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसने कम से कम मुझे लगता है कि एक मेरे टेम्परामेंट से मेल खाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए क्या होता है, जो लोग सुन रहे हैं, नए लोग हैं, उनको मेरी सलाह ये रहती है भाई अपने आप को पहचानिए पहले। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। मान लीजिए पेशे से आप डॉक्टर हैं और आप उसके बावजूद जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मंसूबा रखते हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो यू शुड रियलाइज योर लिमिटेशंस, योर टेम्परामेंट एज अ पर्सन, और उसके बाद फिर आप एक ट्रेडिंग का रास्ता या इन्वेस्टिंग का रास्ता चुनें, तो मुझे लगता है सफलता ज़्यादा बेहतर मिलती है। आप हमें अगर थोड़ा शॉर्ट में बता पाएं कि कौन सी ट्रेडिंग किसके लिए बनी है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मेरा मानना है इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो वो तब करना चाहिए जब आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो, ये ले सकते हो, क्योंकि देखिए उसमें समय भी लगता है, पूरे समय स्क्रीन के सामने बैठना आसान काम नहीं होता है, बाकी सबको छोड़ना पड़ता है, तब आप इंट्राडे में सफल हो पाते हैं। या फिर आप एक मैकेनिकल ट्रेडर हैं, आपको कंप्यूटर में अच्छी समझ है, आप मैकेनिकली ट्रेड करते हैं, एल्गो करते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग तो देखिए सब कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है विच इज़ अ गुड हैबिट, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट। और देखिए ये तो हमारा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत में एक ऐसे समय पर हुआ जब इस तेज़ी से हमारी इकॉनमी का विस्तार हो रहा है और इक्विटी कल्चर जो है वो रूट ले रहा है। देखिए एक समय था, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस दौर में तो इक्विटी पर या शेयर बाजार पे लोगों का विश्वास ही नहीं होता था। और आज आप देखिए हम अपनी सेविंग का कितना बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में डाल रहे हैं, यंगस्टर्स डाल रहे हैं। तो मार्केट्स हैव कम अ लॉन्ग वे। अब आप देखिए 24-25 करोड़ मेरे ख्याल डीमैट खाते हो गए। तो दिस इज़ अ बिग चेंज। उस इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी क्या आप लोगों की कोई बहुत बड़ी गलती देखते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि सबको शॉर्ट टर्म में या तुरंत रिटर्न्स चाहिए। तो देखिए दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पर कि केवल भाग्य काम करता है। आपको स्किल भी एक्वायर करनी चाहिए और उसमें थोड़ा समय देना चाहिए। इसको सीखिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपका अपना पैसा है और अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू गिव इट टाइम, लर्न दिस वेल। और एक बार आप सीख लेंगे तो एक लाइफ स्किल है, ये जीवन पर्यंत काम करेगी आपके लिए। क्या आपने ऐसा पाया है कि लोग सिप शुरू तो बड़े अच्छे से करते हैं और प्लान करके करते हैं, लेकिन जैसा सेबी का डेटा भी बताता है कि उसमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिप को रोक देते हैं बीच में ही, 3 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। फिर जो बचे हुए लोग होते हैं वो 5 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। तो क्या ऐसे कुछ लोग आपके भी संपर्क में हैं या सवाल पूछते हैं? देखिए क्या है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम कर क्यों रहे हैं। अब हम सब ने सुना कि भाई म्यूचुअल फंड सही हैं, एसआईपी करना चाहिए, या आपके कोई जानकार थे जिन्होंने एसआईपी के जरिए पैसा कमाया, तो आपको लगता है मुझे भी करना चाहिए, तो आपने डाल दिया, लेकिन आपका कन्विक्शन नहीं है। तो शेयर बाजार में हम कहते हैं बोरोड कन्विक्शन से आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। बोरोड कन्विक्शन मतलब आपने खुद कोई मेहनत नहीं की, किसी ने बस कह दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि फला शेयर खरीदिए, आपने मेरे कहने पर खरीद लिया, तो उसको आप पूरी तरह से राइड नहीं कर पाएंगे, उसमें पैसा नहीं बन पाएगा। पहली चीज़ है खुद इसको समझिए। तो मेरा हमेशा से मानना है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डू योर होमवर्क, लर्न दिस वेल एंड देन मेक एन इन्वेस्टमेंट, तब आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़। अब ये होमवर्क अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कोई मेरा व्यूअर देख रहा है जो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको कोई और छोर ही नहीं मिल रहा है कि शुरुआत करें कहाँ से, होमवर्क किया कैसे जाए, तो वो टिप्स आपकी क्या होगी? देखिए आजकल लकीली क्या है और अनलकीली भी एट द सेम टाइम, लकीली ये है कि बहुत इन्फॉर्मेशन है और मुफ्त में अवेलेबल है। इतने वीडियोस हैं, इतने चैनल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें उपलब्ध हैं। मुझे याद आता है जब मैंने शुरू किया था उस समय चार्टिंग सॉफ्टवेयर ढूंढना एक बहुत बड़ी मुश्किल काम होता था। आज आप देखते हैं कि सभी के पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। तो वी हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो आपको ये नहीं पता लगता कि ये विश्वसनीय जानकारी है कि नहीं,
ये जो कहा जा रहा है ये सही कहा जा रहा है कि नहीं, और अब उसमें हम देख रहे हैं एआई भी आ चुका है, डीप फेक भी आ चुका है, तो बड़ा एक समस्या है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मेरा विश्वास ये है कि भाई देखिए, हर व्यक्ति को चार्टिंग आनी चाहिए। तो चार्टिंग एक लाइफ स्किल है, शुरू करें, उसको धीरे धीरे सीखें। बेसिक चार्टिंग भी आपको आती है तो आप ब्लंडर नहीं करेंगे बाजार में। और बेसिक चार्टिंग जब आपको आ जाएगी और फिर आप अपने पुराने ट्रेड्स को कभी निकाल करके देखेंगे तो आपको इतना आश्चर्य होगा कि यार मैंने कैसे ले लिया था ये उस समय, या फला शेयर मैंने उस समय बेचा क्यों नहीं, साफ दिख रहा था कि बेचना था। तो ये जो चार्टिंग है ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। एक और यहाँ पर भ्रम ये रहता है कि चार्टिंग तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। मेरा करियर इस बात का गवाह है कि टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत काम करता है। तो अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप मोमेंटम देखकर, चार्ट्स देख करके इन्वेस्टिंग करें, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल वे टू इन्वेस्ट। तो चार्टिंग इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू स्टार्ट विद। ऑफ कोर्स अगर आपका विश्वास फंडामेंटल एनालिसिस में है तो ज़रूर उसके बारे में भी जानने में कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ जानना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना बेहतर होता है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। डिसजॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मेरी राय में ज़्यादा नुकसान करती है बजाय इसके कि इन्फॉर्मेशन ना हो। आपने चार्ट पढ़ने की बात कही, और जब हम सर्च करने ढूंढते हैं तो हमें बहुत तरह के चार्ट मिलते हैं। एक हमने देखा है उसमें वो कैंडल चार्ट रहता है, एक हमने देखा है लाइन चार्ट रहता है, फिर एक हम देखते हैं हाइकनाशी चार्ट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, प्रेफरेबली कौन सा पढ़ें, सबसे पहले शुरुआत की जाए? देखिए, मेरे हिसाब से जो चार्टिंग है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए चार्टिंग कुछ नया नहीं बता रही है आपको। मतलब जो चार्ट्स हैं वो सबके लिए सेम हैं। जो चार्ट मैं देख रहा हूँ वही चार्ट आप भी देखेंगे, वही चार्ट आप कैसे भी निवेशक हैं आपको वही चार्ट दिखाई पड़ेगा। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन चार्ट से नहीं मिलती। चार्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से स्टेटिस्टिकली ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखती है। स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करके आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो टूल्स बहुत सारे हैं, हमने सब ने स्टेटिस्टिक्स स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, वो सारी चीज़ें चार्टिंग में उपलब्ध हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को ठीक से समझते हैं तो आप चार्टिंग सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि चार्टिंग भविष्य में क्या होगा ये नहीं बताती है। तो एक बहुत बड़ी गलती, हम सब बहुत प्रिडिक्टिव होते हैं। हम चाहते हैं, मेरे से सवाल लोग ये करते हैं कि सर ये बताइए कि अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल क्या होगा, या आज निफ्टी कहाँ बंद होगा। देखिए, इसका कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी के पास है। हमारा ये काम नहीं है कि हम ये कयास लगाएं या इस तरह के प्रेडिक्शंस करें। हमारा काम ये है कि हम वर्तमान को चार्ट्स के जरिए बेहतर समझ पाएं। हमें ये पता होना चाहिए चार्ट देखकर कि अभी करना क्या है, बाय करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, कौन से लेवल के नीचे हम एग्जिट करेंगे, कौन से लेवल के ऊपर बाय करेंगे। इसकी क्लैरिटी आपको चार्ट देती है। तो एक बार आप चार्ट देखने लगते हैं तो आपके पास एक कंपस आ जाता है, जिस कंपस के जरिए आपको रास्ता पता लगता है। तो चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल कहाँ से शुरू करें, बेसिक लाइन चार्ट देखिए। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब आपको जानकर हैरत होगी कि 1500 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। तो चार्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। अब उस कॉम्प्लिकेशन में न पड़ते हुए अगर आप सिंपल चार्ट्स भी देखना ठीक ढंग से जान जाएंगे तो वो भी लाइफ सेविंग है। तो मेरी राय में डेफिनेटली उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर नया ट्रेडर ये समझना चाहे कि वो चार्ट पढ़ना वो सीख कितने दिन में लेगा, तो क्या जवाब होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बेसिक डिसिप्लिन चार्टिंग कहा जाता है। चार्टिंग सीखना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो सबसे टफ काम है, मान लीजिए कोई स्टॉक है जो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, चार्ट कह रहा है उसको बाय करें। अब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा उसको बाय करने का, क्योंकि वो भाग चुका होगा। और जहाँ पर बेचने का लिए चार्ट कहता है कि भाई बेच दीजिए, वहाँ आपको घाटा लेना पड़ेगा, तो आपका मन बेचने को नहीं करेगा। तो चार्ट के सिग्नल्स पढ़ना लगभग बहुत आसानी से समझ आ जाता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो कन्विक्शन चाहिए, दैट टेक्स टाइम टू बिल्ड। और वो हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जो वैसे ही इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उनको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो हर व्यक्ति अलग है। लेकिन चार्ट रीडिंग एज अ साइंस और एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपके साथ भी होता है, और इनफैक्ट मैं समझना चाहती हूँ कि 20 साल के अनुभव के बाद भी ये आपके साथ होता है कि चार्ट बोल रहा है कि निजी बेच दो,
लेकिन आपका दिल कह रहा हो कि नहीं, रहते हैं, देखते हैं। नहीं देखिए, मैं दिल की बात कम सुनता हूँ जनरली स्पीकिंग, तो मतलब मुझे लगता है कि मैंने मतलब इट हैज़ टेकन मी टाइम टू रियलाइज़ कि माई इंट्यूशंस आर रॉन्ग मोस्टली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भी मुझे ये रेट देखकर इंट्यूशन हो गया, चार्ट देखकर मन में से आवाज़ आ गई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, और वो आती भी है तो मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो जो चार्ट कह रहे हैं, मैं ऑब्जेक्टिवली उस पर काम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है टू मेक मिस्टेक्स, सो वंस इन अ वाइल यू डू स्ट्रे, एंड मतलब दैट हैपेंस। और कई बार ऐसा होता है कि भाई चार्ट आपको संकेत दे रहा है लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा होता है। और इसमें कई बार देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक देखा, चार्ट पर सेल का संकेत आ रहा है, अब उसी समय आपने किसी से बात की और उन्होंने कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यू दिया आपको स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, एंड दैट क्रिएट्स अ डाउट इन योर माइंड। अब आपको लगता है देखिए कंपनी तो अच्छी है और चार्ट कह रहा है सेल, तो फिर क्या करें? तो आप कहते हैं चलो एक दिन और देख लेते हैं। बस ये जो एक दिन और देख लेते हैं जो है, ये बड़ा घातक होता है। अगले दिन आप देखते हैं कि शेयर 10% नीचे होता है, तो अब जो बेचना था वो और मुश्किल हो जाता है, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन ये कहता है भाई जब एग्जिट आ गया, एग्जिट कर दीजिए, पहले निकल जाइए, फिर बाद में पछताइए। तो पछतावा जो है वो बाद में रखिए उसके लिए, लेकिन पहले एक बार बटन जरूर दबा दीजिए। तो दैट डिसिप्लिन टेक्स टाइम टू बिल्ड, बट विद टाइम इट हैपेंस। स्टॉप लॉस का कितना रोल रहता है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो स्टॉप लॉस लगाते ज़रूर हैं, लेकिन या तो बहुत ही नीचे लगा देते हैं। उनको वो रूल नहीं पता है कि अगर आपने कोई सौदा शुरू किया है, जैसे अमेरिका भी युद्ध लड़ा ना ईरान के साथ, उसने शुरू तो कर दिया, उसको पता नहीं ख़त्म कहाँ करना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसका कोई नियम होता है? बिल्कुल होता है, इसका पूरा एक विज्ञान है। विज्ञान तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो उसको ATR मैं कहता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज, एक इंडिकेटर होता है चार्ट पर, उसकी मदद से आप स्टॉप लॉस रखें। तो स्टॉप लॉस, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार स्टॉप लॉस बहुत बड़े लोग रख लेते हैं ये सोच के कि भाई छोटा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, बड़ा रख लेते हैं। कई बार बहुत छोटा रख लेते हैं कि हमें नुकसान नहीं देना है, तो पास का स्टॉप लॉस रखें। तो ऑप्टिमम स्टॉप लॉस, और उसके लिए चार्ट देखना जरूरी है। तो ATR की मदद से स्टॉप लॉस तय करें और फिर रखें। और बिल्कुल स्टॉप लॉस के बिना तो देखिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही फिर अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, कभी सफल हो जाएंगे, कभी पूरे पैसे एक ट्रेड में ही चले जाएंगे। तो स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बार बार जो आप चार्ट पढ़ने वाली बात कर रहे हैं, उससे वो व्यूवर जिसने मैथ्स नहीं ली थी स्कूल में, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि मैं नए इन्वेस्टर के लिए आपसे समझ रही हूँ, तो वो जो ये सोच रहा है कि मेरी मैथ्स तो वीक है, या मैंने तो स्कूल में पढ़ी नहीं है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स की आपने बात की, तो वो भी कईयों का सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, वो पढ़ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ग्राउंडेड इन साइंटिफिक लॉजिक। तो आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत रुचि आएगी इसमें, और इसके लिए कोई बहुत विशेष स्किल्स नहीं चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि बहुत ही यंग लोग, मतलब स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी आजकल चार्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है चाहे वो ट्रेड करें या ना करें, बट चार्ट देखना उनको आता है तो अच्छी बात है, एक स्किल है, इसको सीखना चाहिए। और इसके लिए कोई ख़ास मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हाई IQ चाहिए या कोई आपको बैकग्राउंड चाहिए, कोई भी सीख सकता है। एक और आम बीमारी मुझे लगता है ट्रेडर की होती है, और वो होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? देखिए, रूल्स चाहिए। ट्रेडिंग हैज़ टू बिकम बोरिंग। देखिए, जब तक ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग है आपके लिए तब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे। एक्साइटमेंट तो भरपूर मिलता है बाजार में, लेकिन फिर पैसा नहीं मिलता है। और जब आप इसको बोरिंग बना देते हैं तब पैसा बनता है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं मिलता। अब आपको चुनाव करना है कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, या आपको पैसा चाहिए। पैसा कमाना जनरली बोरिंग होता है, तो इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट हैज़ टू बी बोरिंग। तो जैसे ही आप वो एक्साइटमेंट हटा देते हैं तो ओवर ट्रेडिंग की टेम्पटेशन भी खत्म हो जाती है। जब तक ये एक्साइटिंग है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एक रात में करोड़पति बनना है, मुझे तो कल के ही ट्रेड में इसमें 10 लाख कमाने हैं, 20 लाख कमाने हैं, ये जो आपके अंदर इच्छाएं हैं ये धीरे धीरे करके विद टाइम रैशनलाइज हो जाती हैं। आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग रियल मनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और अगर क्योंकि सबको तो पैसे ही छापना है, घाटा कोई देना चाहता है नहीं, और लोग ये समझना चाहें कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लॉस वाला तो खैर किसी को नहीं बनना है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप उन्हें अगर मैं पूछूं 3 बातें तो कौन सी बताएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भी। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं। जैसे अब ये कहा जाए कि भाई आप बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं क्लास में, तो वो हर व्यक्ति का, हर बच्चे का यही ड्रीम रहता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी हम सब चाहते हैं प्रॉफिटेबल रहें। लेकिन सवाल ये है कि आप 2 साल तक मान लीजिए प्रॉफिटेबल रहे भी,
और तीसरे साल आपने इतना नुकसान किया कि वो 2 साल का प्रॉफिट भी वाइप आउट हो गया और कैपिटल भी चली गई। तो ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें प्रॉफिट ये मूविंग टारगेट है, तो इतना सिंपल नहीं है। आपको एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम के अंतर्गत फिर ट्रेड करना है। और फिर देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, देखिए अगर बाजार बढ़ेगा तो सबको पैसा बनता है, बाजार ही नहीं बढ़ा मान लीजिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू मेक मनी, क्योंकि सब लोग लॉन्ग ओनली होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग ओनली होते हैं। तो अगर बाजार नहीं बढ़ा तो फिर पैसा नहीं बनता है। तो इसमें केवल आप ही का फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के चलना है। मैंने शरद कोहली सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जो इंट्राडे करता हो और हमेशा सक्सेसफुल रहे या हमेशा जिसको प्रॉफिट हो। उनका ये कहना था कि कभी ना कभी तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होगा और बहुत बड़ा तगड़ा आपको लॉस रहने वाला है। क्या ये वाकई सच है? नहीं, देखिए क्या है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या हैं कि आप एक पीरियड देखें जहाँ पर वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कोई एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो देखिए, अगर आप सोचें कि भाई लॉस होना किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई जजमेंट है आपके खिलाफ, आप लॉस हो गए तो अब आप किसी लायक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लॉस इज़ एवरी डे अकरेंस, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद लॉसेस। तो आपको जितनी जल्दी आप दोस्ती नुकसान के साथ कर लेते हैं उतना आसान होता है आपके लिए। तो उसका स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए कि मुझे लॉस कैसे हो गया, मैं इतना तीरंदाज ट्रेडर हूँ, मेरे तो लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वंस यू एक्सेप्ट लॉसेस, इट बिकम्स पार्ट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो वंस यू ब्रेक इट डाउन इनटू द मैथ्स, इट बिकम्स मोर रीजनेबल। तो नुकसान होने में कोई परेशानी नहीं है और सभी को लॉस होता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वॉरेन बफेट ने 2-1 इन्वेस्टमेंट्स में बड़ा घाटा किया था एक ज़माने में, डेक्स्टर शूज करके कंपनी थी। तो एवरीबडी हैज़ लॉस्ट मनी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नुकसान कभी ना हुआ। ये आपने जितना आसानी से कहा, क्या करना उतना ही वाकई आसान होता है? 100% बहुत मुश्किल होता है और मेरा मानना है कि भाई दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वे टू मेक अ लिविंग, very very difficult way to, but then you have to do something difficult to make real money. तो वेरी इंटरेस्टिंग दो, और बहुत मज़ा आता है इसमें। आप देखिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो कभी कोई और आ जाता है और आपका पूरा मन लगा रहता है। तो एक चीज़, और फिर देखिए एजुकेशन बहुत होती है। अब आप देखिए, जब कोविड हुआ था तो सब लोग जो हैं इंडिया में वो कोविड एक्सपर्ट्स बन गए थे, और अब हम देख रहे हैं कि सब लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स बन गए हैं, कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है। तो बाज़ार आपको बहुत कुछ सिखाता है और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी बहुत आपको समझ आती है, अपनी खुद की भी, लोगों की, अगर आप बाज़ार में एक्टिव हैं। फिर इन्फ्लुएंसर के बारे में आपने नहीं कहा। देखिए, फिर इन्फ्लुएंसर्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मेहनत का काम करते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया बाज़ार में आने के लिए, निवेश करने के लिए। अब देखिए, कंपाउंडिंग है, अभी मैं हाल में एक इवेंट में था तो उसमें बहुत यंग बच्चे थे और सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता था और सब ने सोशल मीडिया पर ही उसके बारे में जाना था। तो बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, इसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर, ज़रूरी नहीं है वो सच हो या वो सही हो या वो ऑथेंटिक हो या वो काम का हो। तो वो जांच वो आपको खुद करनी है, मतलब दैट इंटेलिजेंस यू हैव टू ब्रिंग। बट आई थिंक इफ़ यू कैन डू दैट तो बहुत रास्ते खोल देता है सोशल मीडिया, और अगर आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो बहुत इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज़ आपको किसी कॉस्ट पे मिलती है वो मुफ्त में मिल जाती है सोशल मीडिया में। तो मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से ये फिन इन्फ्लुएंसिंग हो रही है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग।